My audio is visible and my screen is visible to everyone. चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आज हम बाइनोमियल का सेकेंड लेक्चर करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे बच्चे, जनरल टर्म देखेंगे एंड मिडिल टर्म देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि बेसिकली जनरल टर्म होती क्या है। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लें, बाइनोमियल एक्सपेंशन था क्या। कोई मुझे बताना चाहेगा a प्लस बी टू द पावर n क्या था? क्या था बच्चे a प्लस बी टू द पावर n? बोलेगा कोई? अरे माइक ऑफ कीजिए, बताइए। NC0 a टू द पावर n माइनस 0 b टू द पावर 0, ऐसा ही कुछ था ना। NC1, अच्छा चलो मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। NC1 a to the power n minus 1 b to the power 1 plus NC2 a to the power n minus 2 into b to the power 2 up to so on NCn a to the power 0 into b to the power n। यही देखा था ना हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो बच्चे मैं क्या यहाँ पर इसको n माइनस 0 लिख दूं तो सेम ही बात होगी ना। तो क्या होगा, सेम ही बात होगी। चलिए कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ये कौन सी टर्म है बाइनोमियल की? दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। समझ में आया बच्चे? बोलो। यस मैम। यस मैम। अब देखो यहाँ पर मुझे ना जनरलाइज करना है। मतलब जैसे सोचो a प्लस बी टू द पावर मुझे 100 के एक्सपेंशन में 92nd टर्म, मतलब 92 नंबर पे जो टर्म आती है ना उसको फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? मैं पूरा एक्सपेंशन थोड़ी ना लिखूंगी, तो मतलब मुझे टर्म फाइंड करनी आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर पैटर्न के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे उसे फाइंड कर सकते हैं। बच्चे एक ऑब्जर्वेशन देखिए, जब यहाँ पर 0 है तो a टू द पावर n माइनस 0 है और b की पावर 0 है। जब यहाँ पर 1 है तो a की पावर n माइनस 1 है और b की पावर 1 है। जब यहाँ पर 2 है तो a की पावर n माइनस 2 है और b की पावर 2 है। क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? हमें इतना पैटर्न दिख रहा है? तो मैंने ऐसे ही कोई रैंडमली टर्म लिख दी, वो क्या होगी? मैंने मान लिया यहाँ पर rth, मतलब r मान लिया, नंबर की जगह r मान लिया, तो वो ऐसी होगी ना। क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें क्या है, सेम है हमेशा। तो अगर मैंने यहाँ पर r मान लिया तो n माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर। बताओ यहां तक समझ में आया सबको ऑब्जर्वेशन से? समझ में आ गया? अरे ये समझ में आ गया ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये r है, जब फर्स्ट टर्म है तो r की वैल्यू कितनी है बच्चे? जब फर्स्ट टर्म है तब r की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताओ, लिखो चैट बॉक्स में। 0। और जब सेकंड टर्म है तो r की वैल्यू क्या है? 1। जब थर्ड टर्म है तो r की वैल्यू क्या है? 2। ये बताओ मुझे, ये मेरी कौन सी टर्म होती है? n प्लस 1th टर्म होती है ना ये मेरी, n प्लस 1th टर्म, राइट। क्योंकि अगर पावर n होती है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं बच्चे? n प्लस 1 होते हैं। ये कौन सी है मेरी? n प्लस 1th टर्म। तो इसका मतलब अगर मुझे r प्लस 1th टर्म फाइंड करनी है तो मेरा ये फॉर्मूला है। अगर कोई मुझसे बोले कि आप किसी एक्सपेंशन की 11th टर्म फाइंड करो, तो मुझे बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है n, r, a और b की। बट अगर 11th टर्म मुझे फाइंड करनी है तो r की वैल्यू क्या होगी बच्चे? उससे एक कम होगी, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगी, tr प्लस 1 की फॉर्म में लिखूंगी। सो दिस विल बी 10 प्लस 1। तो r क्या हो गया बच्चे? 10 हो गया। क्या हो गया? 10 हो गया। समझ में आया सबको? प्रभात बताइए अगर कोई डाउट है तो बच्चे। कोई डाउट है? मैम मुझे इस चीज में डाउट नहीं है, बट मैम मुझे मिडिल टर्म में डाउट है थोड़ा। बच्चे मिडिल टर्म तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया, जब स्टार्ट करूंगी तब बताऊंगी, ठीक है। आज तो पहले एक बार हम जस्ट जनरल टर्म तो देख लें, फिर उसके बाद इसी लेक्चर में आएगा, ठीक है। थोड़ी देर रुक जाओ। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। वैसे यहाँ पर ना हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और फिर जेई लेवल तक के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अब पहले मुझे एक बात बताइए, ये जो टर्म है, मतलब ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है मुझे, सॉरी ये जो टर्म दी हुई है, यहाँ पर पहले मैं कंपेयर करूंगी। n क्या है? 12 है।
ए क्या है 2x स्क्वायर है एंड बी क्या है बच्चे 1/x है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कैसे करेंगे? a प्लस बी टू द पावर n से कंपेयर करेंगे. समझ आया? बोलो बच्चे, समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है. अब देखो, अगर मुझे 10th टर्म फाइंड करनी है तो मतलब मुझे t10 फाइंड करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? t9 + 1 और tr + 1th का फॉर्मूला क्या होता है? ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r. सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? tn + 1 कितना हो जाएगा? 12c9. क्यों? क्योंकि अगर मुझे 10th टर्म फाइंड करनी है तो इसका मतलब क्या होता है? r क्या होगा? उससे एक नंबर छोटा होगा, तो यानी 9 होगा. ठीक है. a की वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर टू द पावर 12 माइनस 9 एंड 1/x टू द पावर 9. समझ में आया? ये आ गया मेरा 12c9 2x स्क्वायर टू द पावर 3 1/x टू द पावर 9. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. अब इसको सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर आएगा. सबको एनसीआर की वैल्यू पता है क्या होती है? एनसीआर सॉल्व करना आता है सबको? बच्चे यस मैम. सॉल्व करना आता है. एनसीआर क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल. चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए मुझे. बताइए. ये मेरे पीछे इतनी सारी किताबें दिख रही हैं आपको? बच्चे बोलो. यस मैम. अच्छा, तो इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, पता है? बच्चे ये जो है ना गूगल मीट से, ये पीछे में वो लिखा हुआ है. एक्चुअली सुबह वाली क्लास में एक बच्चा बोलता है कि मैम आपके पास इतनी सारी बुक्स हैं, ये गूगल मीट में ना पीछे में इफेक्ट आते हैं, ऐसा लग रहा है कि लाइब्रेरी में बैठे हैं. हाँ जी, सिंप्लीफाई कीजिए इसको. क्या आंसर आएगा? बच्चे बोलो क्या आंसर आएगा? 12c9 की वैल्यू बताइए. 440. थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हड़बड़ी कर दी आपने. मुझे समझ में आ गया आपकी गलती कहाँ है. थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखिए. चलो मैं बता देती हूँ. अच्छा देखो, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी, कितनी होगी? 220. और ये 2x स्क्वायर क्यूब है तो ये बन जाएगा 8x टू द पावर 6 और ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 9. समझ में आया सर? ये होगा 1760/x टू द पावर 3. सो ये हो गया 1760x टू द पावर -3. गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट टिल हियर? समझ में आया कैसे फाइंड किया मैंने? बच्चे जब तक रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना, मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगी. मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी चुप हो जाती हूँ. सभी तो चुप है. हिमांशु को समझ में आया है. प्रियांशी, बबीता, असद, अभिषेक, सलोनी, आप लोगों को नहीं आया? ओके गुड. बच्चे रिस्पॉन्स कीजिए, भले कैसे भी कीजिए. माइक ऑन कर सकते हो या फिर आप जो है चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो. चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे मिडिल टर्म का क्वेश्चन. देखो बच्चे, यहाँ पर ना दो तरीकों से हो सकता है. एक जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगी, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला है, निकाल सकते हैं. बट जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग मैं इसको पहले ऐसे लिख लेती हूँ. ठीक है बच्चे, n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 8. a की वैल्यू क्या है? x. b की वैल्यू क्या है? -2y. अच्छा, जब पावर n होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं? 9. n + 1 होती हैं. तो इस केस में कितनी हो जाएगी बच्चे? 9 हो जाएगी. मैंने आपसे फॉर्मूला पूछा था. तो मिडिल टर्म कौन सी है? अगर 9 टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म कौन सी है? बताओ कौन सी टर्म है मिडिल टर्म? बच्चे कौन सी? Fifth term. 5th टर्म. यस.
तो यहाँ तो मुझे ऐसे ही पता चल गया कि अगर क्या है 9 है तो मेरी फिफ्थ टर्म क्या है, मिडिल टर्म है। तो इसका मतलब मुझे तो T5 फाइंड करना है, तो यानी T4 + 1 NCR A to the power n minus R B to the power R। तो ये कितना आ गया, T5 कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 9C4 x to the power 8 minus 4 b to the power minus 2 by to the power 4। इसको सिंप्लीफाई करके बताइए जल्दी से, इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, क्या ये भी नहीं होगा? सॉरी ये 8 है, 9 नहीं है, सॉरी ये 8 है। 8C4 x to the power 8 minus 4 into minus 2y to the power 4। चलिए बताइए, बताइए बच्चे क्या होगा? अरे बोलो। 1120। वेरी गुड हिमांशु। अच्छा बच्चे 8C4 की वैल्यू तो आपको ही निकालनी है, मैं सॉल्व भी नहीं करूंगी। अगर आपको नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। ये हो जाएगा x to the power 4 minus 2y to the power 4, ये हो जाएगा 16y to the power 4। 8C4 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा मेरे को? 8C4 की वैल्यू क्या होती है? कोई नहीं बताना चाहता। 14 into 5 कितना होता है? यही होगा ना, सॉरी 14 into 5 करना है तो दैट इज द 70। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, फिर कितना आएगा 2 एंड देन 1120 x to the power 4 y to the power 4। क्लियर हुआ सबको बच्चे? क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट यहां तक? मैम क्या पढ़ा रहे हो, हमें तो नींद आ रही है। ठीक है, बढ़िया, दिल्ली में सर्दी हो रखी है, हम ब्लैंकेट में बैठे हैं, खाना वाना हमने खा लिया है, अब हम सो रहे हैं, है ना? मैं लोरी सुना, हाँ मैं लोरी सुना रही हूँ। मैथ्स की क्लास तो बोलो मैम ऐसे भी लोरी सुना रही जैसी लग रही है, हम तो सो रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? नो। अच्छा हिमांशु और सलोनी को छोड़ के मुझे लगता है सब सो रहे हैं। मैं भी एक काम करती हूँ, मैं भी कैमरा बंद कर देती हूँ, मैं भी जो है पढ़ाना बंद कर देती हूँ। बच्चे माइक ऑन करके बोला करो, इससे ना थोड़ा पता चलता है अगर किसी भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आया? अच्छा अब मैं जिसका भी नाम लूंगी उसको माइक ऑन करना है। प्रियांशी आपकी टर्न है, आप मुझे बताइए बच्चे। और वैसे भी आपके बैच में मैंने नोट किया है कि आपके बैच में सबके सब बच्चे जो है ना आंसर करते हैं, तो प्लीज माइक ऑन करके भी आंसर कीजिए। बताइए मुझे x माइनस 2y टू द पावर अगर 9 होता तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती? प्रियांशी से पूछ रही हूँ, प्रियांशी बताइए। Yes, ma'am. हाँ जी बताइए, अगर x माइनस 2y टू द पावर 9 होता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती बच्चे? Ma'am, 10. 10। तो मिडिल टर्म कौन सी होती? Ma'am, 5th or 6th. अच्छा ये आपको कैसे पता? स्टैट्स में कभी पढ़ा होगा ना, Yes, ma'am. मीडियन निकालते हुए करते थे, सेम चीज यहाँ पर है। किसको डाउट था? प्रभात जी आपको डाउट था ना उसके लिए, मिडिल टर्म के लिए, यस मैम। है ना? तो अब देखो बच्चे मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। देखिए मिडिल टर्म हम, अगर n की वैल्यू क्या होती है, इवन होती है, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस 1th टर्म। जैसे हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी अभी n की वैल्यू क्या थी हमारी 8 थी, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 8/2 प्लस 1th टर्म। सो दिस इज द 4 + 1 दैट इज द 5th टर्म। क्लियर एवरीवन? बच्चे बोलो। यस मैम। Yes, अब ma'am. सेकंड देखिए, सेकंड में अगर n की वैल्यू क्या है, ऑड है, तो अगर मैं n की वैल्यू क्या ले लूं, 9 ले लूं, तो मेरी दो टर्म्स आएंगी, n+1/2th टर्म, n+3/2th टर्म। तो कितना हो जाएगा 9
प्लस 1/2 and 9 plus 3/2. ठीक है, so this will be the 5th and 6th term. बच्चे समझ में आया जो भी डाउट पूछ रहा था? प्रभात, क्लियर? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस मैम। चलिए अब ये क्वेश्चन कीजिए, मैं इसको बोल भी दूंगी तो सबको आंसर करना है। आंसर क्या है? ठीक है, मैं इतने पोल लॉन्च कर रही हूँ, सबको पता है ना कि कैसे होता है, कैसे आंसर करना होता है? हाँ जी, चलिए। हाँ जी, बताइए सबसे पहले 2n क्या है, इवन है या ऑड है? 2n क्या है? मैम इवन है, इवन इवन है। इवन है मैम। तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी? बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। इसकी मिडिल टर्म कौन सी होगी बच्चे? 3n+1। क्या 3n+1? ये कौन सा फॉर्मूला है? टी। टी? बच्चे टी कहां से आ गया? कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, इस क्वेश्चन की। देखो 2x/3 माइनस 3/2x² टू द पावर 2n। तो बच्चे मिडिल टर्म कौन सी होगी? मिडिल टर्म कौन सी होगी बताइए, बताइए मिडिल टर्म कौन सी होगी? अरे इवन है, अभी तो फॉर्मूला बताया था, n/2 + 1th टर्म, राइट? यही होगी ना मिडिल टर्म। अब यहाँ पर n की जगह क्या है? 2n है, तो कितनी आ जाएगी? 2n/2 + 1th टर्म हो जाएगी। तो ये कौन सी टर्म है? n + 1th टर्म ही तो है। बच्चे बोलो, यस मैम। समझ में आ गया सबको? यस मैम। पक्का समझ में आ गया? ओके गुड। तो मतलब मुझे n + 1th टर्म फाइंड करनी है। देखो मुझे जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है। tr + 1th टर्म क्या होती है? ncr a⁻n b⁻r, राइट? तो यहां पर मुझे बताइए r की वैल्यू कितनी होगी? a की वैल्यू मैं लिख रही हूं, a की वैल्यू है 2x/3, b की वैल्यू क्या है? -3/2x², और n की जगह क्या पुट करना है? 2n पुट करना है, राइट? r की वैल्यू क्या होगी बताइए, n + 1th टर्म फाइंड करने के लिए। ये मैं बार बार इस कारण बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे मिस्टेक करते हैं, r देख के वही वैल्यू पुट कर देते हैं, जबकि r क्या होता है? उस टर्म से एक छोटा होता है। अगर मुझे 2n-1। बच्चे 2n-1 क्यों होगा? मुझे कौन सी टर्म फाइंड करनी है? n + 1th टर्म फाइंड करनी है, तो इससे कम होगा ना, n + 1th टर्म से कम होगा। नहीं समझ में आ रहा? कहां कंफ्यूजन है पूछो बच्चे। अगर मुझे n + 1th टर्म फाइंड करनी है तो इसके लिए r क्या होगा? अभिषेक कुमार आप बताइए r क्या होगा इस चीज के लिए? अभिषेक कुमार, मैम ये वाला समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? बोलो। जब मैं पूछती हूँ तो समझ नहीं आया, अदरवाइज हम आंसर ही नहीं देंगे, है ना? चलो बताओ क्या समझ में नहीं आया, शुरू से समझाऊंगी फिर बताओ क्या समझ में नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, जेई का क्वेश्चन है। नो इसमें बी को वैल्यू है क्या? क्या क्या बोल रहे हैं बी प्रेम? है क्या इसमें? मैं दोबारा बता रही हूँ, पहले अच्छे से सुन लो। मुझे इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है। मिडिल टर्म होती क्या है? मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए पहले मुझे पावर देखनी है। ये कैसी पावर है? अगर आपको n की कोई वैल्यू नहीं पता बच्चे, कोई भी टर्म अगर 2 से मल्टीप्लाई हुई है, इसका मतलब वो इवन ही तो होगी ना। आप कोई बोल नहीं रहा, यस मैम। राइट? यस मैम। के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था? n/2 + 1th टर्म। अब यहाँ पर n नहीं है ना, 2n है, तो n की जगह 2n पुट कर दो सिंपली। तो 2n/2 + 1th टर्म, तो बच्चे कौन सी टर्म होगी? n + 1th टर्म होगी। कौन सी टर्म हो गई? कौन सी टर्म हो गई? n + 1।
n प्लस 1th टर्म मुझे फाइंड करनी है, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है, n प्लस 1th टर्म है। मुझे क्या पता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला ये है। मुझे फाइंड क्या करना है, n प्लस 1th टर्म फाइंड करनी है। a मुझे पता है, b मुझे पता है, और यहाँ n की जगह क्या आएगा, 2n आएगा, क्योंकि n का मतलब क्या है, जो एक्सपोनेंट में चीज होती है यही होता है ना। तो यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। अब यहाँ पर बस मुझे ये बताओ ना, r की वैल्यू क्या रखूं, अगर मुझे t n प्लस 1th टर्म फाइंड करनी है। मुझे फाइंड क्या करना है, t n प्लस 1th टर्म। तो बताइए r की वैल्यू क्या होगी बच्चे, अगर मुझे ये टर्म फाइंड करने तो r की वैल्यू क्या होगी, बताइए जल्दी। या तो आप लोग शुरू से सुनते नहीं है, या फिर ऐसे होता है कि भाई हाँ मैम को बोलते रहने तो समझ में नहीं आ रहा। वेरी गुड सलोनी, आर की वैल्यू n होगी। बबीता जी बिल्कुल सही, आर की वैल्यू क्या होगी, n होगी। किसी को नहीं समझ में आया ना, मैं बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैं इतनी बार पूछ लेती हूँ ना। बच्चे देखो, ये कंफ्यूजन रहता है, हर बच्चे को रहता है। आर की वैल्यू कितनी बार बोलूं, अगर आपको 10th टर्म फाइंड करनी है तो आर की वैल्यू से कम होगी, मतलब 9 होगी। अगर आपको 12th टर्म की फाइंड करनी है, 12th टर्म फाइंड करना है तो आर की वैल्यू 11 होगी। तो अगर मुझे n प्लस 1th टर्म फाइंड करना है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1 माइनस 1, दैट इज n। अभिषेक कुमार बताओ, अब समझ में आया। यस मैम। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर r हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, 2n c 2x by 3 a to the power 2n minus n into minus 3 by 2x square to the power n। क्लियर एवरीवन। यहां पर प्रॉब्लम है किसी को कि 2n कैसे लिख दिया, अरे किसी को प्रॉब्लम है कि 2n कैसे लिख दिया, नो मैम। किसी नो को मैम। नहीं है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो tn प्लस 1th कैसे आ गया बच्चे, 2n cn। अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया 2 बाय, सॉरी क्या था, हाँ 2x, सॉरी 2 बाय 3x टू द पावर n, क्योंकि वो 2n माइनस n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ना, 2n माइनस n हो जाएगा ना, इंटू माइनस 3 बाय 2x स्क्वायर टू द पावर n। सो बच्चे ये हो गया 2n cn 2x by 3 into minus 3 by 2x square to the power n। क्लियर एवरीवन। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल। तो मुझे क्या मिल गया, 2n cn माइनस 1 बाय x टू द पावर n। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2n cn माइनस 1 टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n। अब बस मैंने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस 1 टू द पावर n 2n cn इंटू x टू द पावर माइनस n। देखिए कोई डाउट है बच्चे, कोई डाउट है तो मेरा ऑप्शन मैम लास्ट स्टेप बता दो एक बार। लास्ट स्टेप में कहां से, बच्चे देखो ये कट हो गया, यहाँ देखो यहाँ पर टर्म में 2n माइनस n था, तो मैंने इसको n लिख दिया। अब दोनों की पावर सेम है तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचा माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर n। तो बच्चे मैंने बस इसको अलग अलग करके तो लिखा है। बच्चे ये तो बचपन में करते थे, a बाय बी एन होता है तो उसको हम a बाय बी टू द पावर n लिख सकते हैं, वही चीज की है, बस देख लो। समझ में आया, यस मैम। ठीक है। बस माइनस 1 टू द पावर n, और इसको मैं आगे ले आई, और यहाँ पर x टू द पावर n था डिनोमिनेटर में, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो मेरा आंसर कौन सा आया, पोल्स में बताइए सब, पोल्स में बताइए आंसर क्या आया बच्चे। अभी भी नहीं बताएंगे, अब तो पूरा सॉल्व कर दिया जी, अब तो बताओ। अभी भी किसी ने सी आंसर किया है, इसीलिए बोल रही हूँ ध्यान से देख लो, आप लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। बच्चे बोलो, ये किसने सी किया है, अभी तो बताया माइनस 1 टू द पावर n
2n x to the power -n। हिमांशु एक बार अनम्यूट करके बता दो कहां से रिपीट करना है। चलो मैं दोबारा ही पूरा रिपीट करवा देती हूँ। इस क्वेश्चन में मुझे बाइनोमियल इसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी थी। तो बच्चे 2n में n की वैल्यू कोई भी हो, लगा लो 9 है, 8 है, 10 है, 11 है, टेक एनी नंबर, 2n तो हमेशा इवन होगा, राइट। तो मुझे पता है मिडिल टर्म के लिए मैं कैसे फाइंड करती हूँ, 2n/2 प्लस 1th टर्म आ जाएगा। तो मेरी n प्लस 1th टर्म क्या है बच्चे, मिडिल टर्म है। कैसी है, मिडिल टर्म है। मुझे जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, यहां पर मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर n की जगह क्या होगा, 2n होगा, क्योंकि जनरली हम यहाँ पर ये जो चीज होती है इसको n लेते हैं, बट अगर यहाँ पर 2n दी हुई है तो इसकी जगह 2n लिख देंगे, सिंपल। a की जगह 2x/3, b की जगह -3/2x²। अब r की बात थी, अगर मुझे n प्लस 1th टर्म फाइंड करनी है तो r क्या होगा, इससे कम होगा, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई। ठीक है, तो अब मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद मैंने इसे जस्ट सिंप्लीफाई किया है। बताइए अब समझ में आया हिमांशु? अब हम गुड टू गो हैं, चले आगे, आगे चलें बच्चे। अब तो किसी को डाउट नहीं है ना? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका जेई लेवल का क्वेश्चन है, आया भी हुआ है ऑलरेडी। मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, ये जेई एडवांस में या फिर जेई मेंस में आया हुआ है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आने चाहिए। ओके चलिए, अच्छा अब मैं आपको इसकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताऊं। बोलो मैम कहाँ इतना हम करेंगे, हमें समझ ही नहीं आ रहा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताऊं? बच्चे देखो, n तो कुछ भी हो सकता है, n तो कुछ भी हो सकता है। मैंने n की वैल्यू ना 1 पुट कर दी, सॉरी हाँ मैंने n की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी। ये जेई लेवल की अप्रोच होती है। n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, पुट फॉर जेई। ठीक है, ये सीबीएसई में नहीं करके आना, टीचर मार्क्स नहीं देगी। मेरे पास क्या था, मेरे पास था 2x/3 -3/2x²। मैंने बोला मुझे नहीं आ रहा, मैंने तो ना n की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 2x/3 -3/2x²। मुझे 2 मिनट नहीं लगते, ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये क्या है 2x/3 होल स्क्वायर। बाइनोमियल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, -2ab आएगा। क्यों, क्योंकि हम पहले यहाँ पर b² लास्ट में लिखेंगे, पहले भी बताया हुआ है ना, 2x² 2 -2ab। ठीक है, यही आएगा ना टर्म मेरा। तो अब देख लो मिडिल टर्म कौन सी है, ये टर्म है। मिडिल टर्म कौन सी है, ये टर्म है। समझ में आ गया सबको? तो ये कितना आया, ये आया 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड x से एक x कैंसिल, ये आ गया -2/x। ठीक है, जब n की वैल्यू 1 थी तो मिडिल टर्म आई -2/x। तो इतनी ही अगर मैं ऑप्शन में पुट करूं n की वैल्यू, तो इतना ही आना चाहिए। क्या है, इतना ही आना चाहिए। अब देखो ए ऑप्शन देखो, 2n/cn, अरे इसमें तो x है ही नहीं है। मेरी मिडिल टर्म क्या निकल के आई है, मेरी मिडिल टर्म निकल के आई है -2/x। कितनी, -2/x। जब मैंने इसमें पुट किया है, ये तो 2n/cn है, अरे ये तो है ही नहीं आंसर। अब बी ऑप्शन चेक करो, बी ऑप्शन बोल रहा है -1 टू द पावर n, n कितना है 1, 2n/cn, तो मतलब 2c1 x टू द पावर -1। तो ये क्या बन गया, अरे अरे ये तो -2/x बन गया। आ गया आंसर, बी आंसर। नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, छोड़ो, n की वैल्यू 1 पुट कर दो। बोलो अब समझ में आया कैसे इजी बनाया जाता है जेई मेंस में? यस मैम। ठीक है, तो जेई मेंस में ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, अब बिल्कुल अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करोगे, जो मतलब हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे करोगे। जरूरी नहीं है आपको हर टाइप का क्वेश्चन आए, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ या इसको मैं किसी और अप्रोच से कर सकती हूँ, और उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। रेगुलरली क्लास आइए, रेगुलरली डीपीपीस कीजिए, मैं ऐसे मेथड्स आपको बताऊंगी। मेरी क्लास में हम हर क्वेश्चन में, जहां पर भी जेई का क्वेश्चन है, जहां पर भी हमारा तुक्का भिड़ सकता है ना, हम उसको भिड़ा देंगे। तुक्का नहीं, मतलब जहां पर भी हमारा जुगाड़ भिड़ सकता है, इसको शॉर्ट ट्रिक्स भिड़ते हैं, ठीक, शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं।
तो जहां जहां जो जो शॉर्ट ट्रिक्स होगी ना मैं आपको हर क्वेश्चन में बताऊंगी। अब अगर कोई पीछे पड़ जाएगा ना कि मैम n की वैल्यू जो है ना 2 पुट कर दो, तो मैं उसको सीधा सा बोलूंगी मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं 4 तक चेक करूं, क्योंकि अगर ये जनरलाइज है तो n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो मैं सबसे छोटी कैलकुलेशन करूंगी, तो मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगी। अगर किसी को मजा आ रहा है बायनोमियल एक्सपेंशन करने में इतनी बड़ी टर्म का, या फिर देखने में कि मिडिल टर्म कौन सी होगी एक्सपैंड करके, वो कर सकता है। फिर वो पूरे पेपर में 5 या 6 क्वेश्चन ही करके आएगा। ये अप्रोच सबको समझ में आ गई, इजी लगी? Yes, ma'am. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कीजिए। बच्चे बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? हाँ जी बताइए, बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? नहीं बोलेंगे मैम, ऐसे कैसे बोल देंगे? हमें तो मतलब बस ये बता दो, स्पून फीडिंग करवा दो, हम आंसर तो देंगे ही नहीं, ऐसा है ना सीन। देखो बच्चे, ये होते हैं हमारे बायनोमियल कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स बच्चे जो वेरिएबल के सामने कांस्टेंट टर्म होती है वही तो होती है, ये होते हैं हमारे कोफिशिएंट। ठीक है, जहां जो वेरिएबल टर्म के अलावा जो भी चीज होती है वो क्या होता है? कोफिशिएंट होता है हमारा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, मुझे रेशियो फाइंड करनी है किसकी? x टू द पावर p के कोफिशिएंट की और x टू द पावर q के कोफिशिएंट की, और एक्सपेंशन मुझे क्या करना है? 1 प्लस एक्स टू द पावर p प्लस q करना है। ये क्वेश्चन करो सब, मैं दोबारा पोज में पूछ रही हूँ, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाओ। ठीक है, फिर मैं आपको तरीका बता दूंगी कि कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में p और q की कोई भी वैल्यू सोच लो और पुट कर दो, कोई भी वैल्यू सोच लो और पुट कर दो, देखो आंसर क्या आता है। फिर जब मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगी फिर देखना मिला या नहीं मिला। चलिए बताइए, बच्चे रॉन्ग, नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो हिंट देती हूँ, p की वैल्यू 1 पुट कर लो और q की वैल्यू 2 पुट कर लो, ये क्यूब बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा ना? नहीं, बी आंसर बिल्कुल गलत है जी। देखो मैंने p की वैल्यू पुट की, मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बताऊंगी इसको, पहले जेई के लिए बताऊंगी। ठीक है, आंसर नंबर 2 4 जेई, जहां जहां पर जेई होगा इसका मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। 1 प्लस एक्स टू द पावर p प्लस क्यू है, पुट p इज इक्वल्स टू 1, q इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 3। क्लियर है सबको? तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होगा 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। देखो एक्सपेंशन में हम हमेशा ऑर्डर वाइज जाते हैं, यहां तक किसी को डाउट है? 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है ना कि x प्लस 1, यहां तक किसी को डाउट है? आपने इधर उधर लिख दिया होगा जिनका आ रहा है। सलोनी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चे, पोज में आंसर कीजिए। ठीक है, अब देखो अगर x टू द पावर p है तो यानी x टू द पावर 1 फाइंड करनी है मुझे, मतलब उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। x टू द पावर q का मतलब क्या है? x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट। x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट 3. x स्क्वायर इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x इज आल्सो 3। अरे अरे इन दोनों का रेशियो तो क्या आ गया? 1 आ गया, तो यानी 1:1 है आंसर। बोलो समझ में आया सबको? कितना इजी था सॉल्व करना? कितना इजी था ना सॉल्व करना? Yes, ma'am. गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए। Got it. अरे वो तो ठीक है, किसी ने कुछ बोला था, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें?
ये No, है ma'am. जेई की अप्रोच। अगर आप इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर आपको ऐसे मेथड्स दिखते हैं या शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आती हैं, तो मैं लिख के देती हूँ, आपका जेई मेंस आराम से क्लियर हो जाएगा। एनआईटी में पहुंच जाओगे, अच्छे टॉप कॉलेजेस में पहुंच जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन हो जाएगा। बस देखो, समझो और शॉर्ट ट्रिक अपना लो। प्रैक्टिस करो बार बार क्वेश्चंस की। एक बार जो मेथड है उससे करो और दूसरी बार जो है ऐसे ट्रिक लगा के करो। जो आपके वीकली टेस्ट होंगे, जो आपकी डीपीपीज होंगी, जो आपके मंथली टेस्ट होंगे अवंती में, सबको पता है ना अवंती में टेस्ट है आपका 20th को। बोलिए बच्चे, सबको पता Yes, ma'am. है इसको टेस्ट है। तब ऐसे ऐसे अप्रोचेस लगा के क्या है आप क्वेश्चन कीजिए, आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसको करने का सही तरीका क्या है। 1 प्लस एक्स टू द पावर पी प्लस क्यू, ठीक है। मेथड पूरे तरीके से लिख रही हूँ कि मेथड क्या है, ठीक है। अब बच्चे देखो, जो इसका एक्सपेंशन होगा उसकी जनरल टर्म क्या होगी। उसकी जनरल टर्म होगी एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। तो इसके लिए जनरल टर्म क्या हो जाएगी, इसके लिए जनरल टर्म हो जाएगी एन की जगह पी प्लस क्यू सी आर एंड ए की जगह 1, मतलब पी प्लस क्यू माइनस आर, और बी की जगह एक्स आ जाएगा। बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और एक्स टू द पावर आर आ जाएगा। ये तो हमेशा 1 ही बनेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जनरल टर्म फॉर दिस इज p प्लस क्यू सी आर एक्स टू द पावर आर। समझ में आया सबको बच्चे? Yes, ma'am. अगर मुझे कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p क्या होगा इस केस में, कोई मुझे बताएगा? कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p क्या होगा इस केस में, बताइए। अरे बच्चे बोलो, आप लोग बोलते क्यों नहीं है बच्चे? यहाँ पर x टू द पावर अगर r है, जब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, p हो जाएगी, तो ये वही टर्म बन जाएगी ना x टू, जैसे पुट x इज इक्वल्स सॉरी r इज इक्वल्स टू p, आपको क्या मिल जाएगा, p प्लस क्यू सी पी एक्स टू द पावर p। तो यानी इसका कोफिशिएंट क्या आ गया, ये आ गया। तो यानी p प्लस क्यू सी पी, और इसका क्या आ जाएगा, इसका सिमिलरली आ जाएगा p प्लस क्यू सी क्यू। इसका मतलब मुझे इन दोनों का क्या है, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ NCA is equals to NCB if A plus B is equals to the N, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये P है, ये Q है, और N क्या है, P प्लस Q है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। समझ में आया सबको? ये पीएनसी का क्वेश्चन है, मतलब पीएनसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने यूज किया है। बताइए, गॉट इट एवरीवन? नहीं बोलना, दीवारों को पढ़ा नहीं होना है। समझ में आ गया? अब बताओ कौन सी अप्रोच ज्यादा अच्छी है। अगर Yes, ma'am. अगर आप जेई का पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाइए। क्यों? क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तभी आप इस चीज को देख पाओगे, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. अच्छा, चलिए ट्रू एंड फॉल्स कीजिए, ट्रू एंड फॉल्स कीजिए। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब सेकंड स्टेटमेंट। यहां पर कीजिए, ये जो मैं पोल्स करवा रही हूँ ना उसमें कीजिए। हाँ जी, बताइए, जिसको भी आंसर करना है वो पोल्स में आंसर करेगा।
बताइए बच्चे, आप लोग चैट में लिखिए ना, मैं चैट देख तो रही हूँ तब से। हिमांशु गलत है, एफटी बिल्कुल गलत है। बोलो मैडम, आंसर ही बता दिया। पोल्स में आप लोग क्यों नहीं लिखते हैं? अच्छा, जिसने सेकंड क्वेश्चन में ट्रू कहा है, बच्चे आप पहले मुझे एक बात बताओ, 2x प्लस वाई क्यूब टू द पावर 4 का क्या होगा? पहले वो अंदर कितनी टर्म्स बनाएगा? पहले वो अंदर कितनी टर्म्स बनाएगा? 5। फिर 5 टर्म्स की पावर 7 है। यहां पर पहली बात तो बाइनोमियल लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 5 टर्म्स है, बाइनोमियल का मतलब ही 2 टर्म्स के लिए होता है, ठीक है? और उसकी पावर भी 7, तो कैसे नंबर ऑफ टर्म्स 8 आ जाएंगी? आपने सिर्फ 7 7 देख लिया। गलती समझ में आ रही है? हमने तो बचपन में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं था, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पर 4 into 7 होगा समथिंग। कुछ याद नहीं है मैम, बोलो बचपन का सब भूला है, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता उससे, है ना? यही है ना? अरे बोलिए जी, बोलिए। तो अगर आता है तो ये सेकंड गलत कैसे हुआ? सिली मिस्टेक बहुत करते हैं आप हिमांशु। बच्चे जल्दी आंसर नहीं करना है, ठीक आंसर करना है। पहले ठीक आंसर करना सीखो, फिर जैसे धीरे 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 बढ़ती जाओगे, जैसे धीरे 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 बढ़ते जाओगे ना, प्रैक्टिस करते जाओगे, आप ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन ठीक करने लग जाओगे। डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे मत करो कि मैंने सबसे पहले आंसर कर दिया, नो, दिस अप्रोच इज रॉन्ग। हाँ जी, चलिए जी, पहले मैं 2 बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है आप सबने 7 देखा और इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। 2x प्लस वाई क्यूब, मैं तो इसको ऐसे समझती हूँ जी, ऐसा होता है। अरे अरे ये क्या हो गया? तो 28 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू द 28 प्लस 1, दैट इज योर 29। तो ये तो फॉल्स है, स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आया? अब आंसर नंबर 1 देखिए, कोई बताएगा ये ट्रू है या फॉल्स है, या मैं ही बताऊं? बच्चे अगर मुझे भी बताना है ना तो बोल दो। अच्छा, सलोनी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। सलोनी माइक ऑन कीजिए बच्चे। फर्स्ट की मुझे अप्रोच बताइए कैसे किया ये। सलोनी बच्चे, ये जेई का ना फाइनल एग्जाम नहीं है, यहाँ पर ना आप आंसर के साथ साथ कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस 2 टू द पावर 400, फिर क्या हो जाएगा? माइक ऑन कर लो ना बच्चे, प्लीज माइक ऑन कर लीजिए। माइक खराब है, चलो कोई बात नहीं बच्चे, इस अप्रोच से हो सकता है, बट मतलब कैलकुलेशन काफी लंबी जाएगी और आप है ना 2 लाइन में आंसर नहीं बता सकते हो, ठीक है? आपने पता नहीं कैसे किया है, काफी मतलब इसके लिए तो काफी ज्यादा डिडक्शन करनी पड़ जाएगी हमको, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट में बता सकती हूँ। वैसे पहली बात, जैसे हमने लास्ट उसमें भी देखा था 1.1 टू द पावर 10,000 ग्रेटर है या फिर 1000 ग्रेटर है, हमने ये चीज देखी थी ना। उसी तरीके से बाइनोमियल जो थ्योरम है उसका जो है हम यूज करते हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, जस्ट ये देखने के लिए कि ये ठीक है या नहीं है। हमें ये नहीं देखना कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, बस हमसे लास्ट के 2 डिजिट्स पूछे, हम वही बताएंगे। पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 81 टू द पावर 100। क्लियर एवरीवन? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? अब बच्चे बोलेंगे मैम आपको कैसे पता, आपको तो आंसर पता है, ऐसा वैसा वैसा। बच्चे ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है? तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चे? इसकी फर्स्ट टर्म होगी 100C0 1 टू द पावर 100 80 टू द पावर 0। फिर होगा प्लस 100C1 1 टू द पावर 99 80। फिर होगा 100 टू द पावर 100C2 1 टू द पावर 98
80 to the power 2 up to so on। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो ये फर्स्ट टर्म मिलके बना देगी 1, कैलकुलेशन कर लेना, ये मिलके बना देगी 8000। अब यहां पर देखो ये कुछ भी बनाए, लाइक 100 into 99/2 into 64 0, मतलब हमेशा 80 स्क्वायर होगा, तो मतलब हमेशा मुझे पीछे में 2 0 मिल रही है। अब जब आप फोर्थ टर्म देखोगे तो उसमें 80 क्यूब होगा, तो हमेशा मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे लास्ट के 2 टर्म्स यहां से जो आगे वाली चीज है उसमें से हमेशा 0 ही मिलेगी। यहां पर भी 0 है, यहां पर क्या है 0 1 है, तो इसका मतलब कुछ भी हो जब मैं ऐड करूंगी तो मुझे कुछ ऐसा डिजिट मिलेगा, बहुत लंबा सा डिजिट और पीछे में 0 1। मुझे एग्जैक्ट नहीं बताना है कि क्या नंबर है, बस मुझे ये देखना है कि लास्ट के डिजिट क्या है। समझ में आया सबको कैसे किया है? क्योंकि 80 टू द पावर 2 से अब हमेशा ज्यादा बनेगी, तो मतलब मेरे पास हमेशा लास्ट में 2 डिजिट्स तो रहेंगी, और यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म्स में से मेरे को क्या मिल गया, सम निकाल के 0 1 मिल गया। समझ में आ गया बच्चे? क्लियर है? बोलो क्लियर है? क्लियर? तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे? ट्रू है, मतलब सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? ट्रू एंड दिस इज द फॉल्स। हिमांशु आपने दोनों आंसर गलत दिए थे, थोड़ा ध्यान रखिए, जल्दी आंसर मत कीजिए, ठीक है? अच्छा, एक मुझे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला। बच्चे देखो कोई भी टर्म है, जैसे कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, उसमें मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म बतानी है, ठीक है? वो कैसे होगी बच्चे? एक तो ये थ्योरी ऐसे बोलती है कि जो अगर इस तरीके का है तो जो मिडिल टर्म होती है वही क्या होती है आपकी? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती है, या फिर हम उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है? बाकी हम कैसे कर सकते हैं? हम किससे फाइंड कर सकते हैं? हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि ये वाला तो आप बाद में कर लेंगे, अगर हमारे पास टाइम मिला हम तभी कर लेंगे। यहाँ पे बता दूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर x एंड 2y है, जहां पर रेशो में, हाँ यहाँ पर रेशो में था, यहाँ पर बता दूं कि इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे आएगी। बच्चे देखो यहाँ पर जनरल टर्म क्या बनेगी? यहाँ पर जनरल टर्म बनेगी NCR 2x स्क्वायर, ठीक है? 12 माइनस r, यहाँ पर 12 लिख देती हूँ, और ये था 1/x टू द पावर r। सबको इतनी बात समझ में आती है? ये क्या थी? ये जनरल टर्म थी। क्या थी? जनरल टर्म थी। अब बच्चे कुछ भी हो, एनसीआर की वैल्यू कुछ भी आए, 2 टू द पावर n माइनस r की वैल्यू कुछ भी आए, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ x देखना है। x न्यूमरेटर में है, x डिनोमिनेटर में है, तो अगर उनको कैंसिल होना है तो इसका मतलब उनकी पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उनकी पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अरे बोलो, अरे है ना, सेम होनी चाहिए ना उनकी पावर। तो देखो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 12CR, और ये मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, 2 12 माइनस r करके, ये तो हो गया मेरा पूरा कांस्टेंट, ठीक है? अब देखिए ये हो गया x स्क्वायर टू द पावर 12 माइनस r, और डिनोमिनेटर में x टू द पावर r। समझ में आया? अब अगर ये कैसी है? इंडिपेंडेंट है, तो यानी x स्क्वायर टू द पावर 12 माइनस r किस चीज के इक्वल है? x टू द पावर की r के इक्वल है, तो ये कितना आ गया? x टू द पावर 2 इंटू 12 माइनस r इज इक्वल्स टू x टू द पावर r। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स को भी सेम होना चाहिए, तो 2 इंटू 12 माइनस r इज इक्वल्स टू r। सो यहां से मुझे क्या मिल गया? यहां से मुझे मिल गया 24 इज इक्वल्स टू 3r। सो यानी r की वैल्यू कितनी आ गई? 8। सो इसका मतलब क्या है? मेरी जो 9th टर्म होगी वो क्या होगी बच्चे? वो कैसी होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, जो टर्म होती है r की वैल्यू उससे छोटी होती है। अगर r की वैल्यू 8 आई है तो टर्म कौन सी होगी? 9th टर्म होगी, क्योंकि मुझे पता है बच्चे हमेशा इसी में गड़बड़ी करते हैं। आंसर यहां तक ठीक निकालेंगे, r इज इक्वल्स टू 8 निकालेंगे, बट जब ऑप्शंस में आएगा 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म, वो जाके 8th टर्म को सिलेक्ट कर देंगे। नो,
टर्म कौन सी होगी? 9th टर्म होगी। समझ में आ गया सबको? अरे बोलिए, समझ में आया है या नहीं आया है? गॉट इट एवरीवन? तो ऐसे हम किसी की भी मिडल टर्म, सॉरी, किसी भी एक्सपेंशन की जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। और देखो आर का हमें कैसे देखना है बच्चे, आर जो होना चाहिए ना, एक तो वो इंटीजर में होना चाहिए। अगर यहाँ पर आर की वैल्यू होती 2.5, कोई मतलब नहीं था, कोई भी मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि जो मैम प्रियांशु क्या बोल रहे हैं आप? बच्चे बोलो, अरे बोलिए। अच्छा, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चे? वो एन से छोटा होना चाहिए। ये तो सबको क्लियर है ना? तो अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो क्या है, आर की वैल्यू हमें एक्सेप्ट कर लेनी है। अब ये सेम क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आएंगे। अगर आपको डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन ले लूंगी। अभी जो है हमें एक टाइप का और क्वेश्चन करना है बच्चे। एक्चुअली आपकी क्लास में ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच बताने में भी ना 2 क्वेश्चन का टाइम लग गया। ये भी हम होमवर्क में करेंगे। डोंट वरी, कुछ नहीं छोड़ूंगी, नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, ठीक है? सो पहले अभी हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms। तो बताओ मैं कौन कौन सी टर्म्स मान लूं? मैंने मान ली टी आर प्लस 1th टर्म, टी आर प्लस 2th टर्म एंड टी आर प्लस 3th टर्म, राइट? इस चीज के एक्सपेंशन में उनकी रेशियो है 1:6:30 और हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया सबको? बच्चे अगर टी आर प्लस 1 है तो यहाँ पर r की वैल्यू है r, इस केस के लिए r की वैल्यू है r प्लस 1, इस केस के लिए r की वैल्यू है r प्लस 2। समझ में आया? अब मेरी जनरल टर्म क्या होती है? होती है टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू द एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर आर। कोफिशिएंट क्या होता है? ये होता है। तो इस टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एनसीआर। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? हो जाएगा एनसीआर प्लस 1। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चे? एनसीआर प्लस 2। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? अरे हाँ या ना तो बोलिए। समझ में आ गया? असद, सलोनी? अच्छा गुड, आप ही ने याद रख लिया, ठीक है? देखिए बच्चे, तो मुझे इनकी रेशियोज दी हुई है, मतलब एनसीआर रेशियो एनसीआर प्लस 1 रेशियो एनसीआर प्लस 2 किस चीज के इक्वल है? 1:6:30 के इक्वल है। तो यहां से मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा एनसीआर बाय एनसीआर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/6 एंड एनसीआर प्लस 1 बाय एनसीआर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6/30। एक मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ, दूसरा आपको सॉल्व करना है, ठीक है? बच्चे एनसीआर को मैं लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फिर मैं लिखूंगी n फैक्टोरियल बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1/6। सो देख सकते हो आप, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हो गया कैंसिल। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू द 1/6। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई होप सो आपको पीएनसी याद होगा। r प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है ऐसे ही, और r फैक्टोरियल ऐसे ही लिखेंगे। और सिमिलरली n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल को लिख देंगे 1/6। सो ये कैंसिल हो गए, सॉरी r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा, ये हो गया r प्लस 1। तो इन द एंड मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा r प्लस 1 बाय n प्लस r इज इक्वल्स टू द 1/6। 6r प्लस 6 इज इक्वल्स टू द n प्लस r। सो यहां से मुझे मिल गया क्या? सॉरी, n माइनस r है, n माइनस r, n
माइनस आर। तो 7r प्लस 6 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, ये मेरी एक इक्वेशन मिल गई। सो यहां से भी मुझे क्या है, एक सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट n की वैल्यू कितनी आई है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, सॉल्व करके हमें क्या मिल जाएगा, n और r की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया बच्चे? क्लियर एवरीवन? ये जो है Yes, ma'am. करके लेके आएंगे सिंपली। इसको चलो मैं हिंट दे देती हूँ। हिंट में कैसे होगा, जनरल टर्म है NCR, ठीक है, और 3x² by 2 to the power n minus r इंटू -1/3x। देखो इस केस में मिडल टर्म्स नहीं होती हैं, क्योंकि जनरली हम एनसीईआरटी मतलब स्कूल में क्या पढ़ाते देते हैं टीचर, कि मिडल टर्म जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होती है, पर वो तब होती है जब x की पावर सेम होती है। यहाँ पर x की पावर सेम नहीं है, तो 15CR और ये क्या हो जाएगा 3x², अच्छा मैं 3x² by 2 इंटू 15 - r, और ये हो गया -1/3x to the power r, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 15CR 3/2 इंटू 15 - r इंटू x² to the power 15 - r इंटू -1/3 to the power r इंटू 1/x to the power r। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो इसका मतलब इन दोनों के कोफिशिएंट्स क्या है, सॉरी इन दोनों की पावर्स क्या है बच्चे, सेम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x to the power 2 इंटू to the power 15 - r is equals to x to the power r। सो यहां से हमें मिल गया x to the power 2 इंटू 15 - r equals to the x to the power r। तो यानी 2 इंटू 15 - r is equals to r। सो 30 is equals to the 3r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो मेरी तो मेरी इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी टर्म होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सी टर्म होगी, 10th टर्म होगी क्या, 10th टर्म होगी क्या, नहीं 11th टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी बच्चे, 11th टर्म होगी। 11th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इज कांस्टेंट टर्म लिख दिया मैंने। अब वो कांस्टेंट टर्म क्या है वो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही r की वैल्यू 10 पुट करोगे आपको 11th टर्म मिल जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चे? इस लेक्चर में हमने जनरल टर्म, मिडल टर्म और इंडिपेंडेंट ऑफ x के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। लास्ट टाइम पे हमने इंट्रोडक्शन किया था और कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी थी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, इन सब थ्योरीज को मिला के हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे आते हैं, ठीक है। सो उससे पहले आपको एनसीईआरटी की 8.1, 8.2 करनी है। डीपीपीज आज शेयर हो जाएंगी, वो करनी है दोनों। क्लास नोट्स करने हैं ताकि जब हम थर्ड लेक्चर में आए तो एकदम हमें थ्योरी अच्छे से पता हो कि अच्छा ये पॉइंट ये होता है, ये पॉइंट ये होता है, ताकि मुझे लिटरली अब नेक्स्ट क्लास में ये नहीं चाहिए कि आर की वैल्यू क्या है, कौन सी टर्म है, इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं चाहिए। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है ना? ओके गुड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप सो यू हैव एंजॉयड द क्लास। और ध्यान रखना, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ट्राई किया करो उनको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से स्टार्ट करने की। नहीं आता, एन की वैल्यू पुट करो, खत्म करो, ठीक है। लेकिन ये